हाय एवरीवन। आज मैं आपको वीकली रिसर्च के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। वीकली रिसर्च इज़ ऑल अबाउट हाउ द वीक दैट वाज, और इसके हिसाब से आप अगला वीक कैसा होगा इसके बारे में यू कैन ड्रॉ इन्फरेंस एंड यू कैन टेक योर ओन कॉल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल शो यू फ्यू स्टॉक्स कि जिसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा हाउ रिसर्च इज बीइंग डन, and accordingly you can do research. This is also a very much free video for you guys to make you understand how to do research and how to proceed further. So ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि ICICI डायरेक्ट आपको 3-in-1 अकाउंट दे रहा है। उसके साथ और एक फीचर जो एडेड है, जो लास्ट वीडियो में मिस आउट हो गया था, दैट इज़ ग्लोबल अकाउंट। सो आपको ग्लोबल अकाउंट भी फ्री मिल रहा है उसमें। बट ये सब फ्री अकाउंट्स जो आपको मिल रहे हैं, इसमें आप जब ट्रेड करोगे तो बाय साइड एंड सेल साइड दोनों जगह पे आपको ब्रोकरेज लगेगा। जैसे कोई भी आप चीज़ में ट्रेड करते हो तो आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज देना होता है, तो इसी तरीके से ब्रोकरेज लगेगा, उसके ऊपर GST लगेगा, देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये सब चीज़ें आपको लगेंगी। इस चीज़ की जानकारी आपको जब आप अकाउंट खोलोगे इधर विद ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। या तो आप डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ज़ीरोदा, मोतीलाल ओसवाल या अपस्टॉक्स, इनके पास आप अपना अकाउंट खोलते हो तो उधर भी आपको ये चार्जेस लगते हैं, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पे दी जाती है। और जब आप अकाउंट खोलते हो तो उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको उसके बारे में बताते हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देते हैं। तो एक फ्री बिजनेस है, जैसे मैं अगेन आई एम रीआइटरेटिंग इट। तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। आपको रिसर्च, आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानकारी आज मैं दे रहा हूँ। तो ये जानकारी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में, इसके बारे में आप रिसर्च करिए एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जैसे आप किसी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, कोई भी ब्रोकर के साथ, जैसे ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, या तो आप HDFC हो गया, तो ये आपको जो ब्रोकर कंफर्टेबल है वो ब्रोकर भी आपको रिसर्च कॉल्स देता रहेगा। आपको अपना खुद का रिसर्च करना होगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ जो लास्ट वीक में बहुत इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में बताऊंगा। तो ये न्यूज़ आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है जैसे CNBC 18, जी बिजनेस, इस तरीके के जो आपको देखने पड़ते हैं। या तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे मनी कंट्रोल, या तो आपका ET मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग। सो इस तरीके के वेबसाइट्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे आप ये फॉलो करोगे आपको ये न्यूज़ पता चलती रहेगी। तो ये फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है उसको एनालाइज करना होता है, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, देन उसके बाद वो शेयर का रेंज क्या है, आप कहाँ पे निवेश करोगे, इसके बारे में आपको डिसीजन लेना होता है। तो लेट्स मूव अहेड गाइज एंड लेट्स अंडरस्टैंड. So guys, I have received a few news from renowned research agency with a disclaimer stating that this news is only for study purpose, and you should do your own research and due diligence before using this news. So कुछ चीज़ें मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप इस पे ध्यान दीजिए. Very few news I'll read for you. I'll not bog you down with more knowledge. Piramal Enterprises. The board has approved allotment of 750 NCDs having face value of 10 lakhs at a further issue price of 10,14,869 per debenture, aggregating to 72.12 crores on private placement basis. So ये जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो वेदर द न्यूज़ इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, इसके बारे में आपको एनालिसिस करना होता है. सो कंपनी इज रेजिंग डेट हियर, so you have to check their debt equity ratio.
कितना डेट इक्विटी रेशो करेक्ट है, उसके हिसाब से अगर वो ज़्यादा डेट ले रहा है तो इफ़ द डेट इज़ इन प्रपोर्शन देन इट्स अ गुड मूव फॉर एक्सपांशन. इफ दे आर डेट रीडन देन इट इज़ नॉट ए गुड मूव. तो इसके हिसाब से आपको वो न्यूज़ एनालाइज करना होता है. Aurobindo Pharma. At the end of inspection, the authority has issued Form 483 with three observations. None of these observations are related to data integrity 2/2. So that means it's a good news for Aurobindo Pharma. Integrity issue raised किया गया था. So observation committee has found that there is no integrity related issue. Jubilant Pharma USFDA has recently concluded the audit of solid dosage formulation facility at Rourke. The US FDA has issued six observations pursuant to the completion of audit. So, which may not be a good news for Jubilant, Pharmova, because they have issued observations. You have to check the observations and then you have to take the decision. Government has raised the windfall tax domestically produced crude oil to 17,750 per ton, and export taxes on jet fuel will be zero from 4 rupees per liter. So again, I'll read the news. Government has raised the windfall tax on domestically produced crude to 17,750 per ton, and export taxes on jet fuel will be zero from 4 rupees per liter. So you have to analyze whether the news is good or bad for particularly crude oil companies. Godrej Consumer Products June 2022 quarterly net profit 345 crores versus 414 crores year on year. Income 3125 versus 2895 crores year on year. So profitability has gone down and income revenue level has gone up. So you can understand that there are margin pressures on Godrej. So accordingly, you have to decide whether to buy Godrej consumer products or no. So likewise, we have Gujarat Gas 2022 profit after tax 382 crores versus 477 crores. Revenue at 5170 crores versus 3011 crores year on year. The same thing you can find that the profitability has gone down even though the revenues have gone up. That means there are margin pressures on the company. So likewise, there are many news. Last week we'll find those news in weekly research report. Now next thing what I'm going to read for you is weekly research report. Adani Enterprises and Israel Innovation Authority signed MOU to develop cutting edge technology solution, which is a good news for Adani Enterprise. Hawkins Cooker June 2022 profit after tax 23 crores versus 17 crores. Good news for Hawkins. Revenue at 198 crores versus 151 crores. So likewise, you have to analyze the news and you have to go forward and take calls according to your appetite. So guys, this is another weekly report from Edelweiss Wealth Research. So with a disclaimer stating that this is only for information purpose or study purpose, and one should do their own research and due diligence before taking any call. Now I'm not going to read the disclaimer because combinedly I'll be putting my own disclaimer at the end. So this research report given by Edelweiss Wealth Creation, freely available in public domain, not my own creation. So let's move ahead. Why I'm telling you all this? Because you have to be very particular while listening to research. Everywhere there are disclaimers. The people who are doing commentary, they are even putting disclaimers. So you cannot
held them responsible for the calls that you take in stock market. All right, so let's move ahead. Indian markets make advance in this week. Nifty and Sensex up by 1.39% and 1.4% respectively. MPC hikes repo rate by 50 bips to 5.40. COVID era cuts revised entirely. So whatever they have cut in COVID era has been revised. 5G spectrum auction ends. RIL emerges top bidder at 888,000 crores. GST collection jumps from 28% year on year in July to second highest ever at 1.49 trillion. Avenue Supermarts to Bata India. Retailers are now hiring but on contract. Auto sales shows positive trend in July as global chip headwind eases. IT BPM industry to add more 3 lakh jobs by FY 2023. Oil falls below $90 for the first time since war as demand slows. Junk bond market is signaling the US will avoid a recession. South Asia debt woes evoke fears of another 1997 style crisis. So it has come along with a disclaimer. So there are a few positive news and negative news. Market looks like to be range bound in next week, and we'll see how the market would perform because there is no big news. Already, Fed rate hike has been done, and Indian central government has also raised the interest rates. So there are no interesting news going forward in next week. सो ये आपको चेक करना होता है. इसके बाद आपको और एक चीज़ जो मैं आपको एविडेंटली दिखाऊंगा, दैट इज़ अनदर रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पाइवॉट पॉइंट कौन सा है. तो निफ्टी पाइवॉट पॉइंट एज पर ट्रेड बुल्स इज 17,150, रेजिस्टेंस 1 at 17,341 and resistance 2 at 17,505, support at 16,940 and support 2 at 16,770. For Bank Nifty, pivot point is 37,491, R1 at 38,847 and R2 at 39,695, S1 at 35,800 and S2 at 34,400. That is support 1 and support 2. So market अगर ये particular point से upward rally करता है तो R1 and R2 would be the resistance point, और अगर यहाँ से downward market slip होता है तो the support levels are 16,940, 16,770 and 35,800 and 34,400 for Nifty and Bank Nifty respectively. So I think I have given you the required impetus. Then you have to see the sectoral performance as well. Which sector has done what growth? So metal 7.6%, media 5.17%, IT 3.4%, finance, reality, bank, energy, pharma, FMCG, then FI and DI flows. So FIs were the net buyers all the way since 29th July till date, and DIs were even the buyers
in some cases on some days, and in some cases they are the sellers, but almost it looks quite positive as far as FI and DIs are concerned. Then the stocks which are in positive trend: ICICI Pru, TVS Motors, Bata India. In negative trends: Bandhan Bank, NM India, Biocon, and Bank of Baroda. So these are the stocks which they're showing in negative trajectory because of the technical and fundamental analysis done by trade rules. But it has also come along with a disclaimer. You would see the document is for private circulation and the information, and it is for only information purpose. So I'm just showing you this document which is available in the public domain of trade rules, and which is disclaiming that uh, it is not an advice, so you should consult your own attorney and your own financial advisor for any decision that you take in stock market. ऑलराइट गाइस, सो मैं जस्ट आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे मैं आपको दूंगा. सो यू सी दिस इज ए चार्ट ऑफ एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक का जो चार्ट है, जो कैंडल चार्ट में प्लॉट किया गया है यहाँ पे, जिसमें हमने दो इंडिकेटर्स लिए हुए, ADX, RSI. तीसरा इंडिकेटर लिया हुआ है मूविंग एवरेजेस, that is 2 days and 20 days moving average, and apart from that Bollinger Band. So आप यहाँ पे देख सकते हो what is Bollinger Band. I'll tell you, ये जो दो लाइंस आपको यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है, डॉटेड लाइंस, इसे बैंड बोला जाता है. तो ये जैसे मार्केट ये बैंड कुछ जगह श्रिंक होता है और ये कुछ जगह पे ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट्स आर ब्रेकिंग द बैंड एंड मूविंग आउट ऑफ द बैंड. तो इसको अगर पूरी जानकारी आपको इसके बारे में पानी है तो आपको कोचिंग लेना पड़ेगा, और उसमें ही आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी. ADX, RSI, ये जो चार्ट्स और ये लाइंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसको एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोला जाता है. तो एक सिंपल तरीके से अगर आपको इसको समझना है RSI को, तो RSI अभी 70 चल रहा है, तो 70 दैट मीन्स इट इज़ बीइंग it is being overbought, and now the sells will start. So overall direction RSI के हिसाब से the selling should start in this stock now. Then average directional movement, जहाँ पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है, यहाँ से कुछ इंडिकेशन मिलता है. तो इस तरीके से आपको ये टेक्निकल एनालिसिस करना होता है. जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस का फ़ायदा क्या है, और इसके हिसाब से आप अपना कॉल आसानी से ले सकते हो. तो ये जस्ट एक ट्रेलर में आपको दिखा रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस ओवरऑल होता क्या है. आई हैव नॉट यूज्ड एनी हेवी जार्गन्स और हेवी एनालिटिकल टूल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है. जैसे एक आध कार्डियक सर्जन अपने पेशेंट का हार्ट चेक करता है, उस तरीके से हम मार्केट की और एक हाथ स्टॉक की स्ट्रेंथ, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज जा रहा है, इसके बारे में हम कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं ये चार्ट्स देख के. दीज आर दी स्टैटिस्टिकल टूल्स यू कैन यूज फॉर योर स्टडीज एज वेल. So alright guys, I have given you almost all the knowledge of research methodology, how research is being done. तो इसके लिए आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है, न्यू स्टडी करने पड़ते हैं. देन कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है. जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस. तो फंडामेंटल एनालिसिस में यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इट इज़, उसके प्रमोटर्स कौन है, उसकी इंडस्ट्री
कंपटीशन की शेयर प्राइस क्या चल रही है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको समझना पड़ता है। तो ये सब समझने के बाद आप किसी भी स्टॉक या किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में अपना डिसीजन ले सकते हो। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा कि जैसे आपके पास 10,000 रुपया निवेश करने के लिए है और आपने ये वीडियो देखा, एक जेंटलमैन हैज़ कॉल्ड मी अप एंड ही सेड, सर मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, बट मेरे पास 10,000 की पूंजी है, तो मैं कौन से स्टॉक खरीदूं? तो मैंने बोला सर मैं आपको कौन से स्टॉक खरीदना है ये तो नहीं बताऊंगा, बट इतनी पूंजी में अगर आपको कुछ बिजनेस करना है तो आप क्या करना चाहते हो? क्या आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो? तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसका मतलब क्या है? तो मैं आप सबके लिए इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि डेली ट्रेडर जो रहते हैं वो डेली ट्रेड करते हैं। सुबह मार्केट जब स्टार्ट होता है 9:15 to 3:30 वो ट्रेड करते हैं। 3:30 वो अपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ करते हैं एंड दे shut their daily trading रेंज आउट देयर ओनली, एंड वहाँ पे वो शटर डाउन करते हैं और उनका दिन ख़त्म हो गया। जैसे एक बनिया अपना दुकान खोलता है, अपना जो 100 रुपये का माल अगर वो लाया है वो अगर 110 रुपये में वो बेचता है तो 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करता है और अपना शटर बंद करता है। उस तरीके से 9:15 to 3:30 जो मार्केट चलता है, जो डेली ट्रेडर होता है वो डेली ट्रेड करके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके वहाँ ही उसका दिन ख़त्म करता है। जैसे हो गया 100 रुपये का माल 110 में बेचा, एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि देर आर नो कस्टमर्स, पर माल तो बेचना है, तो 100 का 95 में बेचा, 5 रुपये का लॉस बुक किया। तो इस तरीके से जो होता है उसको डेली ट्रेड कहा जाता है। जो एक दिन से ज़्यादा आप अगर शेयर रखते हो जो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है, कि जिसमें आप बिफोर 12 मंथ्स इफ़ यू आर सेलिंग द स्टॉक देन इट विल बी काउंटेड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में आप जो कॉल्स ले रहे हो उसके लिए ब्रोकरेज स्ट्रक्चर अलग रहता है, और आपका ये भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी वेरी करता है। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप इन्वेस्टर हो गए तो आपको इन्वेस्टर के हिसाब से आपको काम करना होता है। तो इन महाशय के पास 10,000 रुपया था, तो मैंने इन सर को बोला कि सर आप कुछ स्टॉक्स मैं आपको और नहीं बताऊंगा, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझो और उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक्स चूज करो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा, जैसे वोडाफोन हो गया, जैसे येस बैंक हो गया। इन स्टॉक्स की कीमत है, वोडाफोन 8 रुपये से 16 रुपये में ट्रैवल करता है। येस बैंक ये स्टॉक अभी थोड़ा बढ़ने लगा है, नहीं तो वो 12 रुपये से 14 रुपये या 16 रुपये में ट्रैवल करता है। तो आपकी पूंजी के हिसाब से अगर आप 4,000 रुपये के वोडाफोन और 4,000 रुपये के येस बैंक्स अगर स्विंग्स में खरीदो, कि जैसे मान के चलिए कि आज वोडाफोन का प्राइस 8 रुपया है, मैंने ट्यूसडे वोडाफोन ख़रीदा और फ्राइडे को वोडाफोन मैंने सेल कर दिया 10 रुपये में, तो मैंने 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 200 शेयर्स मैंने खरीदे 4,000 रुपये के 8 रुपये से, तो अपना जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये के हिसाब से 400 रुपये प्रॉफिट मैंने बुक किया। 25-30 रुपया ब्रोकरेज भरा, 50 रुपया ब्रोकरेज भरा, 350 रुपया एक जगह प्रॉफिट बुक किया। ऐसे ही यस बैंक में मैंने सिमिलर फिलोसॉफी पे 1-2-3 रुपया कमाया, और 100-150 स्टॉक्स जो मैंने लिए हुए थे उसमें मैंने एक 400 रुपया कमाया। तो मेरी हफ्ते की आमदनी 10,000 रुपये पे 700 रुपया हो गई। तो 700 रुपया एक हफ्ते की आमदनी। इसी तरीके से अगर आप यही स्टॉक्स को पूरा महीना अगर आप स्विंग्स में खरीदते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, वैसा ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इस तरीके से किया और आपने आपके 10,000 रुपये पे 1-2,000 रुपये की पूंजी जमा की, तो आपका कैपिटल 12,000 रुपये हो गया। 10,000 पे 2,000 रुपया कमाना, इसका मतलब आपने 20% महीने का कमाया, तो आपका सालाना इनकम कितना हो गया? 240%।
इफ़ यू कंसिडर 20% अ मंथ, तो 240% आपको रिटर्न सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरीके से ट्रेडिंग करके। तो 10,000 का आपने 20,000 भी कमा लिया, 22-25,000 रुपये भी कर लिया। तो सर आपने एक बिजनेस लाइन चालू किया जिसमें आपने अपना जो निवेश है उसके ऊपर आपने डबल प्रॉफिट कमाया, और आपका एक बिजनेस लाइन हो गया। मैंने पूछा सर आप करते क्या हो, तो बोले मैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करता हूँ और मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे पसंद आया, मैं अपना खुद का ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं अभी कोचिंग नहीं ले रहा हूँ, बट आपसे मुझे कुछ समझना है, तो आप मुझे गाइड करोगे? तो मैंने बोला हाँ मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, फ्री में गाइड करूँगा। तो ये आप शुरुआत करो, आप जहाँ से अकाउंट खोलना है वहाँ से आप अकाउंट खोलो, ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ ही आप करो। ये एक फ्री अटेम्प्ट है कि जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, आप कुछ उसमें पैसा कमाओ, आपको कोई भी दिक्कत आए तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। सो मेरा नंबर, मेरा email ID, everything is in description box. If you have any queries you can call me, you can contact me. Again I will reiterate about the global account। ICICI डायरेक्ट में अगर आप करोगे तो ग्लोबल अकाउंट आपको फ्री मिल रहा है। तो ग्लोबल अकाउंट में आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी मनचाही कंपनीज के शेयर्स फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। जैसे टेस्ला का शेयर आपको खरीदना है, $900 का शेयर आता है, $900, दैट मीन्स राउंड अबाउट 70,000 रुपीज़ का एक शेयर आता है, 70-80,000 का। तो इतनी अगर आपकी निवेश करने की कैपेसिटी नहीं है, आपको 10,000 का भी टेस्ला खरीदना है, तो वो भी आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। 3 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इंटरनेशनल अकाउंट जो ICICI आपको प्रोवाइड कर रहा है थ्रू देयर इंटरनेशनल ब्रोकर, जिसमें आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। अगर वो ब्रोकर बैंकरप्ट होता है तो ICICI विल गिव यू थ्रू ICICI लोम्बार्ड और मे बी अनदर इंश्योरर, आपका जो 5 लाख 6 लाख का कैपिटल रहेगा वो आपको वापस मिल जाएगा अगर वो ब्रोकर आपको पैसा नहीं देता है। तो ये भी सुविधा ICICI ने इस अकाउंट में दी हुई है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको इस किसी भी विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको पर्सनलाइज कोचिंग चाहिए, तो हमेशा आप के लिए चैनल ओपन है। आप कॉल करिए, डेट फिक्स करिए, विल डिफाइन द वीकेंड टाइमिंग्स फॉर यू और आपको कोचिंग दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आई विल रीड आउट अ डिस्क्लेमर फॉर यू एंड आई विल सम अप दिस सेक्शन। Alright guys, Rajesh Samant, TMIT professional, Brain Research Laboratory, a continuous professional development council London, accredited trainer and member International Trade Council USA. Rajesh Samant, TMIT professional Brain Research Laboratory is an independent coaching and consulting. The information provided in Rajesh Samant, TMIT professional and Brain Research Laboratory complying material is for information purpose only.